न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच चल रही 5 टी20 मैच की सीरीज जिसके 2 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और सीरीज काफी हद तक 1-1 से बराबरी पर आ चुकी है। तो आज के इस तीसरे मैच में कौन लीड लेगा इन दोनों टीमों के अंदर वो समझना तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग या बॉलिंग के पर्सपेक्टिव में कौन सी टीम के पास क्या एडवांटेज है, किस टीम का कौन सा डिवीजन काफी हद तक मजबूत है, वो तो समझने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि आज का ये जो मैच है वो खेला जाएगा ईडन पार्क ऑकलैंड के उस मैदान पर जहां पर आउट एंड आउट एक तगड़ी बैटिंग पिचेस देखने को मिलती है, जहां पर एकदम पूरी तरह से फ्लैट कंडीशन होगी, बाउंड्रीज यहां पर छोटी होंगी और खूब चौके छक्के लगते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसी मैदान पर अगर वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हुआ तो वहां पर बॉलर्स के लिए भी हेल्प काफी हद तक मिलना शुरू होती है। और स्पेसिफिकली पहली इनिंग के पावर प्ले की बॉलिंग में, चूंकि अगर हम बात करें यह मैच भारत में तो 20 मार्च को 11:45 पर तीसरे टी20 मैच के तौर पर खेला जाएगा सुबह, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7:15 पर एक रात वाले टी20 मैच के तौर पर खेला जाएगा। तो जब शुरुआत होती है इस मैच की तो टेम्परेचर भी ड्रॉप करता है दिन के मुकाबले, तो उसकी वजह से जो एयर की मॉइस्चर होती है वो पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को यहां पर मदद देती है, चाहे वो पहली इनिंग की बॉलिंग हो और इवन चाहे वो सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो। लेकिन निश्चित तौर पर किस टीम की पावर प्ले की बॉलिंग कितनी मजबूत है उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। हालांकि पिच कैसी रहेगी वो भी देखना पड़ेगा, वेदर दिन के दौरान कैसा रहा वो भी हमको टॉस के दौरान पता चलेगा, वो काफी हद तक देखना जरूरी रहेगा, जो कि आपको मैं अपडेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर ही दूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप पिछले 4 मैचेस के रिजल्ट्स जाकर के देखें तो काफी हद तक आपको एक ऐसा कंक्लूजन मिलेगा जिसमें 3 बार तो पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, केवल एक बार 204 रन का स्कोर चेज करते हुए पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 207 रन बना दिए थे 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पर इनके एक जो लप्पेबाज बैटर थे हसन नवाज, उनका दिन था, उनके कई सारे कैचेस छूटे, उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी, जो कि फिलहाल अभी चाहे टी20 हो चाहे वनडे हो किसी भी पाकिस्तान के स्क्वाड में है नहीं। तो उसके दम पर तो पाकिस्तान की टीम ने उस मैच को जीत लिया था। लेकिन ओवरऑल कंडीशंस यहां पर वैसी ही होती हैं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, और इसमें एक और फैक्टर भी आता है जो कि दिन के दौरान ना यहां पर विमेंस मैच भी खेला जाएगा इसी मैदान पर सेम पिच पर, तो थोड़ी सी पिच भी यूज हो चुकी होगी, तो उसकी वजह से भी जो कंडीशंस यहां पर बनती दिखाई पड़ रही हैं वो पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को काफी हद तक फेवर करेगी। ये निश्चित तौर पर एक एविडेंट फैक्टर निकल करके आता है, जिसमें अगर आप पिछले 10 मैचेस के रिजल्ट्स भी जाकर के देखा तो 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, जहां पर स्पिन को 18 और पेस को 28 विकेटें मिली हैं। पेस को 28 में से 19 विकेटें पहली इनिंग में, 9 विकेटें सेकंड इनिंग में, और स्पिन को 18 में से केवल 6 विकेटें पहली इनिंग में और 12 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो निश्चित तौर पर पेसर्स को पहली इनिंग में एक फायदा होता ही होता है, एक तो पावर प्ले में जो मदद मिलती है उसकी भी, और डेथ ओवर का जो एडवांटेज होता है उसका भी। लेकिन स्पिनर्स भी यहां पर सेकंड इनिंग में गेम में आते हैं, और यही एक रीजन होता है कि सेकंड इनिंग में किसी भी स्कोर को चेज कर पाना, खास करके ऐसी बैटिंग ट्रैक पर जहां पर वैसे ही बहुत बड़ा स्कोर बन जाता है, वो उतना आसान होता नहीं। लेकिन जैसा आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि पिच तो देखना जरूरी है, वेदर के बारे में भी जानना काफी जरूरी रहेगा, और दिन में जब विमेंस मैच हुआ होगा तो उसमें भी हमको पिच के बारे में काफी हद तक जानकारियां मिल जाएंगी। तो जो कंक्लूसिव पिच रिपोर्ट होगा कंक्लूजन के तौर पर, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद बताऊंगा, और वहीं पर आपको अपनी फाइनल टीम भी दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे दिया है। फिलहाल आगे बढ़िए, और न्यूजीलैंड की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले मैच में था बेसिकली, जहां पर डेवॉन कॉनवे और टॉम लैथम ने ओपन किया, और ध्यान रखिएगा टॉम लैथम ही विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बाकी टिम रॉबिन्सन है, निक केली हैं, जिसमें हो सकता है दोनों में से कोई एक बाहर बिठाया जाए, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है अभी तक। बाकी सेंटनर है, नीसम है, और उसके अलावा कोल मैकोंकी और जोश क्लार्कसन, जिन्होंने पिछले मैच धमाकेदार 26 नबाद की पारी खेली थी। बाकी लोकी फर्गुसन ने पिछले ही मैच में वापसी करी थी स्क्वाड के अंदर, और आते ही 3 विकेट लेकर के गए। बाकी काइल जेमिसन है, बेन सीयर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है पिछले मैच में, स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग वो वैसे भी डोमिनेट करते हैं। और बाकी इनके पास जो ऑप्शंस हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि या तो टिम रॉबिन्सन या निक केली बाहर बैठ सकते हैं, तो उनके जहां पर जो ऑप्शंस हैं वो एक तो है बेवन जैकब्स, जो कि सीधे एज अ बैटर टीम के अंदर आते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी बॉलिंग में भी ये 3 ऑप्शन है, जहां तक मुझे लगता है कि आज ईस्ट सोडी को शायद मौका मिल जाए। लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई उसके बेसिस पर कितनी इंपॉर्टेंट कौन बॉलर है उसको देखने आए तो काइल जेमिसन, लोकी फर्गुसन और बेन सीयर्स, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के होंगे ही। बाकी सेंटनर चौथे बेस्ट ऑप्शन होंगे, और 5वें बॉलर के तौर पर इनकी टीम कोल मैकोंकी और जिमी नीसम ने पिछले ही मैच में बॉलिंग करी थी, पहले मैच में इनसे बॉलिंग कराया नहीं गया था। लेकिन सेफेस्ट ऑप्शन कोई होगा एज ए बॉलर, 5वां ऑप्शन इस टीम की तरफ से, तो वो कोल मैकोंकी ही होंगे, उनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हुए करियर के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, न्यूजीलैंड के हर एक प्लेयर का टी20 फॉर्मेट में क्या इतिहास रहा है, कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो आपके सामने हैं। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें, जिसमें 2 मैचेस तो हो ही चुके हैं, रिजल्ट काफी हद तक दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीत करके सीरीज में 1 से बराबरी पर कर ली है। और उसमें डेवॉन कॉनवे ने पहले मैच तो फ्लॉप रहे, लेकिन सेकंड मैच में शानदार पारी खेली, जबकि टॉम लैथम अभी तक दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। हालांकि उसके
उसके पहले का इनका डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया है। और उसके अलावा बात करें तो टिम रॉबिन्सन भी बिल्कुल कुछ खास कर नहीं पाए हैं, और उसके बाद निक केली तो निश्चित तौर पर फ्लॉप हुए ही हैं, और उसके बाद सैंटनर इन्होंने एज ए ऑलराउंडर काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। और इवन मैं तो जिमी निशाम को भी, और यहीं पर कोल मैकोंग की हालांकि परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो यूटिलिटी रही है इन दोनों प्लेयर्स की वो काफ़ी बढ़िया रही है। अच्छे खासे पॉइंट्स आपको देते दिखाई पड़े हैं। बाकी जोश क्लार्कसन जो कि हैं तो एक ऑलराउंडर, लेकिन बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े पिछले मैच में, और बैटिंग भी बहुत नीचे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल लीग की टीम बनाते टाइम ये उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं रह जाते। हालांकि फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा रहा है, तो एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप इनको ट्राई जरूर कर सकते हैं। बाकी काइल जेमिसन अभी तक 2 मैच में केवल एक ही विकेट है, इसके पहले T20 वर्ल्ड कप भी इनका बहुत अच्छा नहीं गया था। बाकी लोकी फर्गुसन ने जरूर कमाल की बॉलिंग करी पिछले मैच में 3 विकेट लेकर के, और बेन सीयर्स ने भी शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें निकाली। तो इस पूरी की पूरी टीम के अंदर जो प्लेइंग 11 फिलहाल बनती दिखाई पड़ रही है पिछले मैच के बेसिस पर, उसमें से ये 6 बेस्ट ऑप्शन हैं। इसमें जोश क्लार्कसन भी एक ट्रम्प हो सकते हैं, या उनसे बेटर या सेफेस्ट कोई ट्रम्प रहेगा तो मेरे हिसाब से काइल जेमिसन है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर टॉम लेथम और टिम रॉबिन्सन भी कैसे ऑप्शन होंगे ये भी जानना काफ़ी जरूरी है। और उसी को जानने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो डेवॉन कॉनवे को लेकर के, सैंटनर, नीशम, मैकोंकी को लेकर के, इवन लोकी फर्गुसन और बेन सीयर्स को लेकर के तो हमारे दिमाग में कोई डाउट है नहीं, इनको तो हम लेकर के जाएंगे। और उन सभी के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन चाहे वो टॉम लेथम हो, चाहे टिम रॉबिन्सन हो, जो इस सीरीज में तो टिम रॉबिन्सन नहीं चलेगा, इसके पहले एक और मैच जब खेले थे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो 75 रन बनाए, तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो तो सकते हैं। लेकिन निक केली नहीं चले हैं, और इवन काइल जेमिसन के भी 2 मैच में एक ही विकेट हैं, तो इनको लेकर के तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी हमको कुछ खास समझ में आएगा नहीं। लेकिन एक बात तो कम से कम पक्की है कि अगर बेंच पर से ये सोढ़ी आते हैं वापस टीम के अंदर, तो 2 मैच में 4 विकेट ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ ले चुके हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर्स देखते हैं तो यहाँ से आपको कुछ बहुत ही अच्छे शानदार ट्रम्प ऑप्शन निकल के आते हैं। एक तो क्रिकेट में जो आप लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में बार बार सुनते होंगे कि कोई खिलाड़ी जो कि निश्चित तौर पर क्लासी है, बढ़िया प्लेयर है, वो निश्चित तौर पर हो सकता है फॉर्म में ना हो, नहीं चल रहा हो, लेकिन उसका नंबर तो आने वाला है। तो वो ऐसे प्लेयर आ सकते हैं जिनकी एक परफॉर्मेंस ड्यू है। वो एक तो है टॉम लेथम, जिनके इस मैदान पर आंकड़े वैसे भी काफ़ी शानदार हैं, तो ये एक लक है जो इनको काम कर सकता है। हालांकि इस मैदान पर टिम रॉबिन्सन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पर काइल जेमिसन की, तो ये भी इस मैदान पर 15 मैच में 18 विकेटें ले चुके हैं। हालांकि बहुत ही बढ़िया नंबर्स नहीं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में हर 23वीं गेंद पर विकेट मिले, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग थोड़ी सी बेटर रही है, तो इनको सेकंड इनिंग के बॉलर के तौर पर एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप लेके जा सकते हैं। बाकी लोकी फर्गुसन, बेन सीयर्स के आंकड़े यहाँ पर शानदार हैं। इवन जिमी नीशम, मिचेल सैंटनर और इवन कुछ हद तक कोल मैकोंग के भी आंकड़े काफी शानदार हैं। डेवॉन कॉनवे तो अच्छे ऑप्शन होंगे ही। तो निश्चित तौर पर जो 5 प्लेयर आपको मैंने बताया था ना, एक तो डेवॉन कॉनवे, दूसरे यहाँ पर मिचेल सैंटनर, जिमी नीशम, कोल मैकोंग और यहाँ पर लोकी फर्गुसन और बेन सीयर्स, ये जो 6 ऑप्शन आपको मैंने बताए थे, इन्हीं में से कोल मैकोंग की जगह पर आप निश्चित तौर पर बाकी किसी भी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के टाइम पर काइल जेमिसन या टॉम लेथम को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक सजेशन रहेगा छठे प्लेयर के तौर पर, जो कि आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बाकी इनकी प्लेयर बैटल देखने आए न्यूजीलैंड के बैटर्स का, तो टिम रॉबिन्सन जॉर्ज लिंडे की गेंद पर ही पिछले मैच में आउट हुए थे, 5 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी केशव महाराज भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। बाटमैन की भी गेंद पर इसी सीरीज में पहली गेंद पर आउट हुए थे। और ध्यान रखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वैसे भी पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम की एक कमजोरी रही है, जिसमें केशव महाराज आपको फिर से दिखाई पड़ेंगे डेवॉन कॉनवे के खिलाफ भी। बाकी वियन मुल्डर और गिराल्ड क्वेटजी तो हैं ही, और उसके बाद यहाँ पर केशव महाराज आउट कर चुके हैं, इनको भी सस्ते में पहली ही गेंद पर टॉम लेथम को। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग काफी यूजफुल होती है इस टीम के खिलाफ, जो कि एविडेंट फैक्टर के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगी हर एक बैटर के सामने। और उसमें निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर भी गेम में आ जाता है। ओटनील बाटमैन पहली इनिंग की बॉलिंग है तो स्विंग का फायदा उठाते हुए वो भी गेम में आ जाते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे कुछ प्लेयर जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं वो तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। तो ये कुल ओवरऑल अगर आप बात करें तो थी न्यूजीलैंड की टीम, जो कि काफी बेहतर दिखाई पड़ तो रही है। 6 से 7 ऑप्शन तो आपको वैसे ही मिल जा रहे हैं। लेकिन जब साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ आते हैं जहां पर कॉनर स्टेरोजन ओपन करेंगे, वियन मुल्डर ने पिछले मैच ओपन किया था, पहली बार इस सीरीज में खेले थे, ईथन बॉश के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए और बढ़िया काम किया इन्होंने, 16 रन भी बनाए, 2 विकेटें भी ली। और बाकी टोनी दी जॉर्जी हैं, रूबिन हरमन है, जेसन स्मिथ हैं, डियॉन फॉरेस्टर है, बाकी जॉर्डन हरमन। और उसके बाद बात करें यहाँ पर जॉर्ज लिंडे हैं, इसके बाद केशव महाराज हैं, और यहाँ पर अगर बात करें गिराल्ड क्वेटजी और ओटनील बाटमैन है प्लेइंग 11 के अंदर, जिसमें बेंच पर भी अगर आप देखें तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने, आप इसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है करियर के आंकड़े जो आपको देखने थे। इसके पहले एक्चुअली थे वो प्लेयर जो बॉलिंग बॉलर्स करते हैं वो नंबर्स, जिसमें गिराल्ड क्वेटजी 2 ओवर कम से कम पावर प्ले के करेंगे, कम से कम 1 ओवर डेथ का करेंगे, जरूरत पड़ने पर एक आध बार मिडिल में भी आ जाते हैं। इनको बारी मोकोइना भी आपको पावर प्ले में और मिडिल ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, एक आध ओवर डेथ में। और ओटनील बाटमैन 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के
करते हैं। और उसके बाद उसी तरह से केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे और वियन मुल्डर ने कहाँ पर बॉलिंग करी पिछले वाले मैच के अंदर, वो नंबर्स आपके सामने थे। बाकी ये करियर के आंकड़े तो थे ही। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, जो कि आंकड़े में आपके सामने हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक तो आपको मैंने बताया कुछ देर पहले कि ईथन बॉश वो सीरीज से बाहर हो गए, तो उनके जहाँ पर वियन मुल्डर आए, पिछले मैच में बढ़िया ठीक ठाक काम किया, 16 रन बनाए, 2 विकेट लिया। इसके पहले भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में थे। हालांकि कॉनर ईस्टरहुइजन जो पहले मैच में 45 रन तो नाबाद बनाए थे, लेकिन एक छोटा सा 91 रन का स्कोर चेज कर रहे थे और 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने ये रन बनाए। ये चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन करी थी और उसी का इफेक्ट दिखाई पड़ा कि पिछले मैच में चले नहीं। और बाकी भी इनके जो बैटिंग रही, अगर आप नंबर्स देखते चले जाएं तो सभी ने शुरुआत तो ठीक ठाक करी है, लेकिन कोई बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जॉर्ज लिंडे, और ध्यान रखिएगा जॉर्डन हरमन ये बाहर हो चुके हैं सीरीज से, ये भी एक्चुअली तो ना सिर्फ ईथन बॉश बल्कि ये दूसरा एक और ऑप्शन है जो कि बाहर हो चुका है सीरीज से, वो है जॉर्डन हरमन। बाकी जॉर्ज लिंडे इन्होंने 33 रन बनाए, 1 विकेट लिया। और वैसे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है जो यूजफुल रहेगी हमेशा सामने अगर न्यूजीलैंड की टीम हो। केशव महाराज को लेकर के भी आप वही चीज कर सकते हैं, जो कि 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। गिराल्ट गोडजी के भी 2 मैच में 3 विकेट हैं, इवन ओटनिल बाटमैन के भी 2 मैच में 3 विकेट, और एंकोबानी मोकोएना इन्होंने भी 3 विकेट पिछले मैच में, पहले मैच में लिया था, लेकिन दूसरे मैच में विकेटलेस गए। और ध्यान ये भी रखने वाली बात है कि 1-1 से सीरीज बराबरी पर है। पहली इनिंग की बॉलिंग रहेगी तो वहां पर भी एंकोबानी मोकोएना भी काफी जरूरी होंगे। तो इस टीम की स्ट्रेट अभी आप एक कमजोरी देखने में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि बॉलिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन बैटिंग वो सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी वजह से जो रीजन बनता है ना कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं हैविली आपके टीम में होने चाहिए। लगभग सारे के सारे बॉलर जो 4 ओवर करते हैं वो तो आपके टीम में होने ही चाहिए, क्योंकि इस कमजोर बैटिंग अटैक के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका का है वो निश्चित तौर पर आपको विकेट लेते दिखाई पड़ेंगे। और उसी तरह से आपको हेड टू हेड के भी आंकड़े दिखाई पड़ेंगे, वही उसी तरह की कमजोरियां बॉलिंग निश्चित तौर पर कुछ उसी तरीके से एवरेज ही दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद वेन्यू पर तो कोई प्लेयर फिलहाल खेला ही नहीं है इस मैदान पर, तो वो कोई एक्सपीरियंस रहेगा नहीं। और प्लेयर बैटल देखने आए तो वियन मुल्डर को सेंटर ने पिछले मैच में आउट किया था, चौथी गेंद पर बिना कोई रन दिए। और बाकी कॉनर ईस्टरहुइजन एक बार बेन सीयर्स पर, एक बार जिमी नीशम पर इस सीरीज में आउट हो चुके हैं। और एक बार टोनी डी जॉर्जी की भी बात कर लें तो ये भी फ्लॉप ही साबित हुए हैं। तो ऑफ स्पिनर्स के सामने खास करके फंसते हैं। 39 गेंद पर 48 रन बना करके एक बार, और एक बार इसी सीरीज में भी आउट हो चुके हैं। बाकी जैकरी फूक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन बॉलिंग, तो स्पिन बॉलिंग तो काम इस पूरी दोनों ही टीमों के खिलाफ बेसिकली काम में आती ही है। और उसमें कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स हैं उनके भी नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो कंक्लूजन हमारा यहाँ तक आते आते बना वो यही कि न्यूजीलैंड की ही टीम फेवरेट होगी। भले साउथ अफ्रीका ने भी एक मैच जीता और उसमें उनका फायदा हुआ था, क्योंकि पहले मैच में बॉलिंग बड़ी अच्छी कर गए थे वो लोग। हालांकि बैटिंग में फिर भी उनको 91 का स्कोर चेज करने में भी 7 विकेट से मैच को जीता था, लेकिन बड़ी धीमी बैटिंग करी थी। तो बैटिंग एक बड़ी कमजोरी है साउथ अफ्रीका की, उसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट रहेगी। लेकिन फिर भी किस इनिंग की बैटिंग है उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगे। टॉस का क्या अपडेट रहा, पिच कैसी है, जो कि आपको मैं पीछे बता ही चुका हूं वीडियो को शुरू में, उसके बारे में जानना जरूरी होगा। तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद बता दूंगा, वहीं पर अपनी फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। और वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक पूरा देख लिया तो वैसे भी कोई खास कंफ्यूजन बचेगा नहीं, तो वो पूरा जरूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।